नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम फैक्ट नाउ 10 पर, जहां हर दिन किसी न किसी बवाल पर बवाल काट दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का बवाल है लद्दाख में होने वाली उथल पुथल से। लद्दाख में आजकल बहुत ही ज्यादा उथल पुथल चल रही है। फरवरी 2014 के पहले हफ्ते में लद्दाख में जो उथल पुथल चल रही है, उससे पूरे भारत में गर्मी बढ़ रही है। और उथल पुथल वहां पर पता नहीं कुछ हुड को लेके है। पता नहीं लोग निकल के अपने घरों से बाहर एकदम आपस में एकदम जुट गए हैं और पता नहीं क्या बताना चाहते हैं वो पूरे के पूरे भारत को, क्या जताना चाहते हैं वो पूरे के पूरे भारत को। जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटा था तब तक तो वहां से कोई आवाज ही नहीं आती थी। लोग पता नहीं क्यों वहां पर चुपचाप बैठे रहते थे, पर जैसे 370 का आर्टिकल हटा वहां पर देखो कितनी आग लग गई। हम्म देखिए, आप भी कुछ वीडियोस देखिए, वहां के इंसिडेंट देखिए और मुझे बताइए कि वहां पर क्या हो रहा है। देखिए वीडियोस, देखिए कुछ वहां पर। कैसा लगा? बढ़िया लगा? हाँ, बताइए क्या हुआ। मुझे जहां तक समझ में आता है तो यही समझ में आता है कि वहां पर लोग बड़ी मजबूती और गर्मजोशी के साथ स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार लद्दाख को शेड्यूल 6 का दर्जा दे दे। अब शेड्यूल 6 होता क्या है इसकी बात हम बाद में करेंगे, पर थोड़ा हम स्टेटहुड की बात करते हैं। और स्टेटहुड की बात करने से भी पहले हम बात करते हैं कि ये पूरी मुहिम चला कौन रहा है। इस पूरी मुहिम को चलाने वाले प्रमुख रूप से दो संगठन है। एक संगठन है लेह अपेक्स बॉडी और दूसरा संगठन है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। लेह अपेक्स बॉडी बुद्धिस्ट लोगों की एक बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मुस्लिम्स लोगों की एक बॉडी है। ये दोनों ही मिलके स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और शेड्यूल 6 का दर्जा लद्दाख को मिल जाए इसकी मांग कर रहे हैं। और इन दोनों ही मेन बॉडीज ने अपना एम्बेसडर, एक व्यक्ति को चुना जो काफी विख्यात है और अवार्डधारी भी है, मैग्सेसे वाला। तो इन दोनों ही बॉडीज ने उसको अपना प्यादा बनाया है। कहें वो भी इस साजिश को अच्छे से जानता है और इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, तो इन दोनों ही बॉडीज ने इस पूरी मुहिम को पूरे लद्दाख में चलाने की कोशिश की है और लोगों का ब्रेन वॉश बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये कहें लोगों को अपनी बातों में बहुत अच्छे से लेके आए हैं, तभी तो वहां पर 20,000 से 50,000 लोग एकदम बावले हो चुके हैं और मांग कर रहे हैं स्टेटहुड की। पर स्टेटहुड को समझने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभी लद्दाख की स्थिति क्या है। लद्दाख को 2019-20 में शायद यूटी बनाया गया। उससे पहले वो आर्टिकल 370 के अंडर था और जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था। 19-20 में उसे यूटी बनाया गया। अब यूटी बनाने के बाद केंद्र सरकार ने एक पॉलिटिकल मैप इश्यू किया पूरे भारत का और उसमें जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख को 2 यूटी बना दिया गया। तो जम्मू एंड कश्मीर जो एग्जिस्टिंग हिस्सा है वो एक यूटी बन गया और लद्दाख के अंदर गिलगित बाल्टिस्तान और चाइना के अंडर जो लद्दाख है वो भी हिस्सा इन्वॉल्व करके एक बड़ा सा लद्दाख बना दिया गया नए पॉलिटिकल मैप में, आप देख सकते हैं। पर ये लोग ये सब कुछ जानते हुए भी स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। और स्टेटहुड कब मिलेगा? स्टेटहुड तो तभी मिलना चाहिए ना जब ये दोनों के दोनों हिस्से जो दूसरी कंट्रीज के अंडर है वो हमारे अधीन आ जाए, तभी जायज होगा ना अच्छे से। ये पहले पूरा घर जुड़ा नहीं तुम्हें स्टेटहुड दे दिया जाए, घर की स्थिति वैसी चरमराई हुई है, घर की स्थिति को ठीक ना किया जाए और तुम्हें पहले स्टेटहुड दे दिया जाए, यूं ही स्टेटहुड दे दिया जाए।
ये कमाल के लोग नहीं है, कुछ नहीं वहां पे पता नहीं कुछ चरस वरस मिलता होगा, खा के एकदम बावले हो चुके हैं। तभी बवाल काटे हुए। बताइए। और इसकी कोई बात नहीं उठा रहा कि भैया स्टेटहुड अगर आपको हमें देना है तो सबसे पहले गिलगित बाल्टिस्तान को हमारे साथ जोड़िए। चाइना ने जो हिस्सा लद्दाख का ऑक्युपाई कर रखा है वो रिटर्न लेके आइए और फिर हमें स्टेटहुड दीजिए। ये एक जायज बात होती, पर इसकी बात कोई नहीं कर रहा, ना ही वो दोनों मेन बॉडीज और ना ही उनका एम्बेसडर। कोई भी इसकी बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, बस उन्हें स्टेटहुड चाहिए। एक तरीके से फिर से टसल पैदा कर देनी है स्टेट ड्यूटी और केंद्र के बीच में। बस किसी तरीके से घर में ही झगड़े करते रहो ताकि विकास ना हो। अब बात करते हैं हम शेड्यूल 6 की। शेड्यूल 6 कहता यह है कि किसी भी क्षेत्र को उसकी कल्चरल आइडेंटिटी की वजह से या किसी भी विशेष वजह से प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। अच्छा, प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए ताकि वो लंबे समय तक वैसा ही रहे जैसा वो है। अच्छा, ये चाहते हैं वहां के लोग। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा लद्दाख वासियों से, क्या वो विकास नहीं चाहते? और विकास कैसे होगा अगर उनके उस पर्टिकुलर लैंड में रोड ना बनाई जाए, बिजली ना पहुंचाई जाए, गैस पाइपलाइन ना पहुंचाई जाए, पानी की सुविधा ना पहुंचाई जाए 24/7 365 डेज। अरे जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? और जब ये चीज पहुंचाई जाएगी तो क्या आपके लैंड का इस्तेमाल नहीं होगा? समझ रहे दोस्तों, जब आपके लैंड का इस्तेमाल होगा तो वहां पर स्पेशल 6 के प्रोविजन कैसे लागू होंगे अच्छे से। और यही नहीं, स्पेशल 6 के साथ साथ ये जो स्पेशल शेड्यूल 6 का प्रोविजन चाहते हैं, इसके साथ साथ ये उधर के एनवायरनमेंट को बचाना भी चाहते हैं। अरे भैया, कोई भी विकास होगा तो वहां पर एनवायरनमेंट तो डैमेज होता ही है। आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, इतनी सारी एक्सेसरीज इस्तेमाल करते हैं, बिना पॉल्यूशन की ये सारी चीजें क्रिएट की जा सकती हैं? हाँ, आपको लगता है ऐसा ऐसा होगा? नहीं होता ना। तो आप काहे ये स्पेशल 6 का दर्जा मांग रहे हैं? वहां का विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? और कैसे होगा उधर का विकास? सरकार जब तक इन्वेस्ट नहीं करेगी, बड़ी बड़ी कंपनीज, कम से कम अच्छी कंपनीज वहां पर आएंगी नहीं तो रोजगार कौन देगा? टूरिज्म से ही पेट पल जाएगा अच्छे से। रोजगार के वहां पर कई तरह के ऑप्शंस या अवसर उपलब्ध होने चाहिए ना। अगर बहुत सारे वहां पर अवसर होंगे तभी तो लोगों को अच्छा खासा रोजगार मिलेगा 24/7 365, वरना कौन देगा उनको? और ये कब मिलेगा? जब वहां पर आप भारत के अन्य प्रदेशों से लोगों को स्वीकार करेंगे, वहां पर आकर रहने देंगे। जब वो वहां पर रहेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां पर रोजगार का सृजन करेंगे और आप ही लोग आएंगे ना वहां पर काम करने। हाँ, बाद में कानून बनाया जा सकता है कि आप भी लोग वहां पर आके आप भी वहां पर आके काम कर सकते हैं, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। पर आपकी ऐसी मांग कि नहीं, हमें स्टेटहुड का दर्जा चाहिए और हमें इस स्टेट को इस शेड्यूल 6 का भी दर्जा दिलाना है और ऐसी स्थिति भी चाहिए कि इसका एनवायरनमेंट प्रिजर्व रहे, इसके साथ छेड़छाड़ ना हो, यहाँ के लोगों का जो कल्चर है बहुत ही फ्रजाइल है। नहीं, कल्चर बहुत फ्रजाइल है तो उसे मजबूत बनाना है ना। और वो कैसे बनाएंगे? तब तक सरकार नहीं इन्वॉल्व होगी, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार मिलेगा तभी तो उनके पास धन आएगा, और जब धन आएगा तभी तो वो खर्चा करेंगे और अपनी जो स्थिति है, मूलभूत स्थिति, उसको मजबूत करेंगे या हमेशा उसे फ्रजाइल स्टेट में रहे। ऐसा तो कोई नहीं चाहता। पर एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते सामान्य जन को, हमको, आपको, सभी को बातें समझ में आती है। पर ये लद्दाख की जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ये जो संगठन है और इनका जो एम्बेसडर है, एम्बेसडर बताता हूँ उसका नाम क्या है। एम्बेसडर का नाम है सोनम वांगचुक। चौंक गए ना? सोनम वांगचुक, वही वांगचुक जिसके ऊपर 3 इडियट्स नाम की बढ़िया मूवी बनी थी और उसका मेन किरदार कौन था? खान जी। 2014 के इलेक्शंस के बाद जिसकी बीवी को डर लग रहा था इस देश में। कमाल की महिमा है।
वहां खान की बीवी को डर लग रहा है और यहाँ इस भाई साहब को शेड्यूल 6 लागू करवाना है। क्यों लागू करवाना है भाई? भारत का हर नागरिक चाहता है कि भाई लद्दाख का विकास हो अच्छे से, वो टूरिज्म का हब बने, वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज लगे ताकि वहाँ के लोगों को अच्छा खासा रोजगार मिले, वहाँ का जीवन स्तर बढ़े, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बॉर्डर बहुत मजबूत बने, और जो दो हिस्से टुकड़े होके अलग हुए हैं उससे, वो उसी के साथ यूनाइट हो जाए, मजबूती से जुड़ जाए। लोगों का जीवन बहुत ही संपन्न हो जाए वहां पर। हाँ, वहां पर ज्यादा भीड़ ना हो, पर यह कहना कि कोई भी व्यक्ति भारत के अन्य देशों से आकर वहां पर बस नहीं सकता, ये तो गलत बात है। हाँ, ये प्रोविजंस हो सकते हैं कि कल्चर को हार्म ना किया जाए, एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म ना किया जाए, पर विकास होगा, थोड़ा बहुत तो हार्म होगा, हर जगह होता है। वहां पे घर बनाते हैं तो क्या आप एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते? पेड़ नहीं काटते? काटते हैं ना। नहाते हैं तो कहता है थोड़ा बहुत पानी पॉल्यूट नहीं होता? पॉल्यूशन तो होता है, थोड़ा बहुत होता है, उसे बाद में रिकवर किया भी जा सकता है, किया जा सकता है। पर वांगचुक की बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि भैया जो केंद्र सरकार है ये वादा खिलाफी कर रही है। वो लेके आ गए भैया जो उधर के हिल इलेक्शंस हो रहे थे उसका घोषणा पत्र, और बताने लगे कि ये केंद्र सरकार है वो हमें धोखा दे रही है। उनके कर्तव्यों से लग रहा है कि भैया अब उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बताइए, ये जो वर्तमान की केंद्र सरकार है, इसने इतने बड़े बड़े काम किए, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें जो एक विशेष घराने ने इस देश के अंदर फैलाई थी, पैदा की थी, उसे खत्म किया। उस पर विश्वास कम हो रहा है? मतलब ये अपनी एक अच्छी छवि का इस्तेमाल करके लोगों के मनों में जहर का बीज बो रहे हैं। बताइए, ये तो वैज्ञानिक है, इन्हें तो ये तो वैज्ञानिक है, इन्हें तो मुझसे आपसे ज्यादा डिटेल नॉलेज होनी चाहिए एनवायरनमेंट की। और अगर ये वैज्ञानिक है तो ये ज्यादा एनालिटिकल भी होंगे, इन्होंने पूरी स्थिति का एनालिसिस भी किया होगा। समय स्तर पर आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। जब हम एनालिसिस करके इस बात को समझ सकते हैं कि इससे उन्हीं लोगों का विकास है, अगर शेड्यूल 6 ना अप्लाई किया जाए वहां पर, और जो खंडित लद्दाख है उसे आपस में जोड़ने के बाद उसे स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, पर इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये तो लगे पड़े हैं विद्रोह करने में, और बहुत ही सटल तरीके से, बहुत ही चाशनी की तरह, बहुत ही मीऊ मीऊ बन के अपना एक छोटा से जहर का बीज लोगों के मन में इम्प्लांट करने के लिए कि वहां से हो जाए फिर झगड़ा लड़ाई, एक केंद्र और लद्दाख के बीच में हो जाए तनातनी। ये कमाल का खेल है यार। ये तो एक तरीके से राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी बात है। और बार बार उंगली उठा रहे हैं, और कितने सटल तरीके से ये अपनी बात को लोगों के मन में डालने की कोशिश कर रहे हैं, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, कि वहां की जनता के मन में केंद्र सरकार की छवि खराब हो जाए। अच्छा, क्यों? अच्छा, ये जो लोकसभा के जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए सारी की सारी कारस्तानी चल रही है। और ऐसा करके मिलेगा क्या? लद्दाख में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहे। लद्दाख अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कमजोर हो और वहां के लोग फाइनेंशियली और आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो वहां पर कोई भी अटैक करेगा तो अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, है ना, जल्दी से कंट्रोल कर लेगा। और वो हिस्सा किसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है? चाइना के लिए, क्योंकि चाइना को एक्सेस चाहिए किस में? अरब सागर में। बहुत बड़ा रास्ता काट के ना आना पड़े उसे अरब सागर में, उसके लिए तो धंधा करना आसान हो जाएगा। इससे तो चाइना को बहुत ज्यादा फायदा होगा। पर आग इनको क्यों लग रही है? जब आप लोगों को और मुझको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, तो क्या इनको बात समझ में नहीं आएगी? अरे भैया, ये तो भैया सोरंग वांगचुक है, एक अच्छे इंजीनियर, वैज्ञानिक, इनको तो बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, पर समझ में नहीं आ रही। और इनका राग चाइना के राग के साथ तालमेल बैठा रहा है। जैसे हमारे देश की कई या कुछ एक दो विपक्षी पार्टियों का राग भी चाइना के राग के साथ बहुत अच्छा तालमेल बैठाता है, जब बैठा पा रहा है, वैसे भी इनका राग उसके साथ तालमेल बैठा पा रहा है।
और हाँ, आप देखिए एक्स पर कुछ ऐसे पोस्ट आए जो इनका समर्थन कर रहे हैं। क्या समझे इसे? अभी तक मेरी नजर इन पर नहीं पड़ी थी और मैं इन्हें बहुत अच्छा व्यक्ति समझता था। सच में मैं लाइक करता था। जैसे मैंने पहले केजरीवाल को किया था, आज से 10 साल पहले बहुत अच्छा व्यक्ति लगता था, पर धीरे धीरे जब उसके जीवन को मैंने देखना, परखना, उसकी राजनीति को समझना चालू किया तो भर भर के हृदय से गाली निकलती है उसके लिए। उसी तरीके से वांगचुक जी थोड़ा सुधर जाइए यार। और कोई व्यक्ति एकदम से तो ऐसा हो नहीं सकता। किसी ने आपके साथ क्या कर दिया, क्या कर दिया बताएंगे, क्या कर दिया? एकदम से ऐसे हो गए? कोई नहीं होता भैया एकदम से ऐसा। जरूर आप बहुत पहले से ऐसे ही रहे होंगे, तभी जाके ये हाल है। और इतना ही नहीं, आप पहले भी अपने YouTube चैनल पे कुछ कई वीडियोस बनाते, और उस वीडियो को सुन के मुझे यही समझ में आता था कि आप बातें तो कर रहे हैं बहुत अच्छी, सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, पर इसे जरा गहराई से देखा जाए तो आप एक तरीके से व्यक्ति के मन में दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। और खासकर आपका इशारा घूम फिर के केंद्र में जो स्थापित पॉलिटिकल पार्टी है उसी की ओर है कि वो कुछ ना कुछ गलत कर रही है। और अपनी इसी गुड छवि का इस्तेमाल करके आप लोगों के मन में उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए एक बैड इमेज बना रहे हैं। आप बहुत सटल तरीके से, बहुत ही सटल तरीके से राजनीति कर रहे हैं। आप अच्छे काम करते हैं, देखा मैंने, आप अच्छे काम करते हैं, पर आप तो ये तो शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। जो ना देख पाए, चलिए वो तो भोला है, पर हम जैसे लोग, भूखे लोग, फाड़ू लोग, बवाली लोग, ये तो देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इतना भी मत कीजिए कि आप इस पूरे देश की ही जनता की नजरों में गिर जाए और कल को खड़े हो जाए फिर किसी बवाली पार्टी के साथ बवाल करते हुए, योया जैसी बहुत मीठी मीठी बातें करते हुए। बातें तो बहुत मीठी मीठी करता है योया, पर खड़ा किसके साथ है? देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी पॉलिटिकल संगठनों के साथ, पार्टियों के साथ। तो ये तो पूरा हिसाब किताब है इन सबका, है। उपाय क्या हो सकता था? उपाय बहुत ही साधारण सा था। मांग की जा सकती थी कि भैया इन दोनों ही खंडित हिस्सों को हमसे जोड़ो और हमें स्टेटहुड का दर्जा दो, हमारा विकास करो तेजी से। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको अपना सर्वमत दे देंगे। आप हमारी असेंबली में भी जीते, हम केंद्र में भी आपको जिताएंगे। दोनों ही जगह पर आपका बोलबाला होगा, और जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वहां पर भी हम आपको स्थापित करेंगे। बस आप लद्दाख को बहुत ही मजबूत कीजिए, इसकी इकोनॉमी को बहुत बढ़िया कर दीजिए, इसको बहुत सिक्योर कर दीजिए, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कर दीजिए, संपन्न कर दीजिए, इसका विकास ऐसा कर दीजिए कि लद्दाख ने ऐसा विकास देखा ना हो। पर विकास कुछ ऐसा जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर हो, ऐसा होना चाहिए। पर नहीं, आवाज क्या उठ रही है? एक तरीके से 370 से जैसे पहले हालात थे वैसा ही हालात चाहते हैं, क्योंकि हमेशा वहां पर फिर सीज फायर होता रहे, उल्लंघन होता रहे, है। और वहां पर हलचल बनी रहे, और धीरे धीरे चाइना को जगह मिले उधर से अपना रोड बनाने के लिए, जो सीधा कनेक्ट कर पाए ग्वादर पोर्ट को, और अपना माल भैया आराम से पहुंचा सके पूरी दुनिया में, है। अच्छा, कितने करोड़ मिले होंगे वांगचुक जी आपको? बहुत भर भर के मिला है क्या? अच्छा, किस देश के अकाउंट में है? स्विस, लंदन, अमेरिका, किस देश के अकाउंट में? वांगचुक जी सुधर जाइए, सुधर, वरना ऐसा ना हो मोदी जी कहते हैं उनको बड़े बड़ों को अंदर से हिला दिया, अब राम राम जप रहे हैं, कहीं आप भी राम राम ना जपने लगे। बड़ा ही उत्पात है। मतलब देखिए दोस्तों, देश में इतने मीठे और गहराई से इतने मतलब षड्यंत्र
धारी लोग, षड्यंत्र करने वाले लोग और मैले लोग हैं। छोटा मोटा उत्पात नहीं करना चाहते, देश के एक बड़े टुकड़े में कोलाहल करना चाहते हैं और सिर्फ देश से अलग की स्थिति वहां पर पैदा कर देना चाहते हैं। ये हिसाब किताब है। वो तो एक दिन मैं देख रहा था और फिर न्यूज भर गई इनकी मांगों से कि इन्हें हाई चाहिए, इन्हें हाउ चाहिए, ये उत्पाद करके मन ही, वो उत्पाद करके मन ही है। पता नहीं क्या चाहिए भाई को, इतना उत्पाद काट रखा है, इतना बवाली हो चुका है। वांगचुक, देखो नाम आ गया ना, वांगचुक। अच्छे कर्म करते तो यार मैं जी भी लगा देता, सोनम जी, सोनम वांगचुक जी, जैसे मोदी जी मैं कहता हूं, क्योंकि कर्म बहुत तगड़े हैं उनके। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अपनी नजर हमेशा साफ रखो और जो आपको सबसे मीठा भी लग रहा है ना, उसका भी थोड़ा विश्लेषण करो, उस पर भी शक रखो, ताकि सत्य और तथ्य निकाल सको। बताइए, अगर नजर नहीं गई होती मेरी, क्या मुझे से कई लोगों की नजर नहीं गई होती, तो भैया ये जो षड्यंत्रकारी व्यक्ति है, जो रेमोन मैग्सेसे अवार्ड, जो रेमोन मैग्सेसे अवार्ड लेकर बैठा हुआ है, इसे क्या लगा वो अवार्ड कुछ भी पा लेगा तो लोग जो भी कहेंगे उसकी बातों पर विश्वास करने लग जाएंगे। अरे लोगों के पास भी बुद्धि है वांगचुक जी, लोग भी एनालाइज कर सकते हैं आप किस तरीके से लोगों के मन में जहर घोल रहे हैं और देश विरोधी बातें घोल रहे हैं, या देश विरोधी छवि घोल रहे हैं, या वो पार्टी जो पार्टी देश का भला कर रही है उस पर्टिकुलर पार्टी के संबंध में छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगामी इलेक्शंस में वो बहुमत में ना आए। और अगर वो बहुमत में नहीं आएगी तो क्या होगा, है एक खिचड़ी सरकार आएगी। खिचड़ी सरकार होगी तो क्या होगा, जो अभी मजबूती से लद्दाख खड़ा हुआ है, उसका विकास होने की राह पर है, वो राह टूट जाएगी और फिर वहां पर एक लंबे काल के लिए फिर उहापोह बना रहेगा और किसी न किसी दिन वो हिस्सा अलग भी हो सकता है। आप लोगों का क्या है, आप तो जहर घोल के अपने क्या कहते हैं होम स्टेस में घुस के बैठ जाएंगे। आपका तो धंधा चलेगा ही चलेगा, आप तो इधर भी मीठे उधर भी मीठे, क्योंकि लोग बेवकूफ है। और कहीं आप निकल गए अपने किसी बढ़िया से रिजॉर्ट पर, इस पूरे की पूरी मुहिम को चलाने के लिए, काम को करने के लिए अच्छा खासा नोट भी तो मिला होगा ना। चलिए, आप सभी ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और मिलता हूं फिर मैं आपसे एक नए बवाल पर जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और बताइए कि आपको किस विषय पर बवाल को, और ये भी बताइए कि आपको किस विषय पर बवाल चाहिए। धन्यवाद।